नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं बेशर्म बहू का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। मनिका का सुनैना की ये बात सुन करके अब दिमाग खराब हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो एक बैंक में मैनेजर के पद पर थी वो ये सब बातें कर रही है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था और वो एकदम से सुनैना पर चिल्ला उठी। उसने कहा कि तू पागल हो गई है क्या, या अपना दिमाग अपने मायके में ही छोड़ करके ससुराल चली आई थी? तू ये सब क्यों बोल रही है? बेटा और बेटी में तो कब से फर्क करके लगी है। और तेरा पति तो वकील है ना, क्या वकालत की है उसने? और कौन सी सदी में जी रहा है वो? और कौन सी वकालत की बुक में लिखा हुआ है कि बेटा होने से पति ज्यादा प्यार करेगा और बेटी होने से नहीं? और तू मैडम, ये बता, तूने कोई चेक नहीं करवाया है कि तेरे पेट में बेटा है भी या नहीं? बस कल्पना कर ली है कि हाँ, मेरे पति का बेटा चाहिए तो मुझे बेटा ही होगा। क्या भगवान है तू कि तेरे पति और तुझे जो चाहिए वही होगा तुझे? क्या इतने ही अच्छे कर्म किए हैं तूने कि भगवान तुझे मुँह मांगा फल दे देंगे? अरे थोड़े भी अच्छे कर्म की होती ना तो ऐसी घटिया और गिरी हुई सोच का पति ना मिलता तुझे, जो इतना पढ़ लिख करके खुद वकील हो करके ऐसी रूढ़वादी सोच के साथ जी रहा है। अरे अब तो मुझे उसे वकील कहने पर भी शर्म आ रही है। और तू मुझे ये बता कि तू क्या पति के प्रेम में पागल हो गई है, जो सही गलत समझ नहीं आ रहा है तुझे? जिस चीज के लिए तुझे अपने पति से आवाज उठानी चाहिए, तू खुद उस चीज पर अपने पति का साथ दे रही है। वो तो ऐसा करके पापी है ही, और उसका साथ दे करके उसके पाप का हिस्सा क्यों बन रही? और तूने कभी ये सोचा है कि अगर तुझे बेटी हो गई तो क्या होगा उस नन्ही सी जान का? क्या इसे मार डालेगी तू? क्योंकि तूने बच्चा तो इसलिए पैदा किया है ना कि तेरे पति का बेटा चाहिए था। और अगर तेरी बेटी हुई तो तेरा पति तो तुझे प्यार देगा ही नहीं, फिर तू क्या करेगी मेरी इस छोटी का? सुनैना चुप हो करके मनिका की बातों को सुनती रही। मनिका ने कहा कि तू चाहे तो मेरी बात का बुरा मान जा, पर एक बात अभी भी सोच ले कि इंसान को कभी भी अपने निर्णय का सिर्फ सकारात्मक परिणाम नहीं सोचना चाहिए, उसे नकारात्मक परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर मनिका ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तेरी सोच अब बदल चुकी है। यहाँ तक कि पूरी की पूरी तू बदल चुकी है। और मैं अपनी पुरानी दोस्त से यहाँ मिलने आई थी। और फिर मनिका बिना सुनैना की बात सुने वहाँ से चली गई। पर जाते जाते सुनैना की आंखें खोल गई। उसकी आंखों में जो उसके पति के प्यार की पट्टी बंधी थी वो उतार दी थी उसने। सुनैना ने भी अब ठान लिया था कि बेटा हो या बेटी, वो होगी तो मेरी ही औलाद, मेरा ही अंश। संतोष उसे अपनाए या ना अपनाए, मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी। जहाँ तक संतोष के प्यार को पाने की कोशिश की है तो आने वाली संतान के पैदा होने तक का थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। अगर इस बच्चे के पैदा होने के बाद भी संतोष नहीं बदला तो फिर मैं अब अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। फिर इसके लिए चाहे मुझे संतोष से अलग ही क्यों ना होना पड़े। दिन बीतने लगे और सुनैना की डिलीवरी का समय नजदीक आता जा रहा था। घर में सब बहुत खुश और थोड़ा चिंतित भी थे। एक दिन रात को अचानक ही सुनैना के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसने संतोष को उठाया और थोड़ी ही देर में सब उसे ले करके अस्पताल पहुंच गए, जहां पर डॉक्टर ने कहा कि सुनैना की हालत कुछ ठीक नहीं है और हमें जल्द ही ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। अब सुनैना और बच्चे की जान की बात तो थी, तो सारे घर वालों को भी यही ठीक लगा और उन्होंने भी ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी।
अब बस इंतजार था तो आने वाले बच्चे की किलकारियों का, और थोड़ी देर में ये किलकारियां भी सबको सुनाई देने लगी। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए और उसने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अब आपकी बहू और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। थोड़ी देर में आपकी बहू को होश आ जाएगा, तब आप सब जा करके अपनी बहू और पोती से मिल सकते हैं। सुनैना को लड़का नहीं लड़की हुई थी, और इस बात से संतोष उसी वक्त उल्टे पैर अपने घर वापस चला गया, बिना सुनैना और अपनी पैदा हुई बेटी को देखे। सुनैना के ससुराल वाले भी खुश थे, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सब सुनैना की पहली संतान थी, तो सबको पहला बच्चा होने की खुशी थी। पर कहीं ना कहीं सबको सुनैना से अगले होने वाले बच्चे से बेटा होने की उम्मीद थी, और ये उम्मीद खास करके सुनैना की सास को थी। थोड़ी देर में सुनैना को होश आ गया और नर्स ने सभी घर वालों को सुनैना से मिलने के लिए बुलाया। सुनैना ने जब आंखें खोली तो उसके सामने उसका पूरा ससुराल था, सिवाय संतोष के। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे संतोष कहीं नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद वो मुझसे और अपने बच्चे से अकेले में मिलना चाहते होंगे, इसलिए वो सबके साथ नहीं आए होंगे। फिर सबने सुनैना को बधाई दी थी, और सभी के चेहरे पर खुशी और रौनकता देख करके सुनैना को भी लगा कि शायद उसे बेटा हुआ है। उसने अपनी सास से पूछा कि माँ, संतोष कहाँ है? तब उसकी सास के साथ साथ पूरे घर वालों के लोगों की निगाहें नीची हो गई, और तभी पीछे से नर्स बच्चे को लेकर के आई और उसे सुनैना की गोद में दे दिया। सुनैना ने उसे बहुत प्यार से अपने गले लगाया और फिर अपनी ममता से उसे भी जी भर करके चूमा। तभी सुनैना की सास उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं सुनैना, अगली बार जरूर बेटा होगा तुझे। और फिर सुनैना हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी, और उसने जब अपने बच्चे का कपड़ा हटा करके देखा तो सच में उसने एक बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया था। और उसे अब समझ में आ गया था कि संतोष क्यों यहाँ सबके साथ नहीं है, और सुनैना की सारी मेहनत पे पानी फिर गया, और उसने अपनी बेटी को इसका कसूरवार नहीं माना, बल्कि वो तो खुश थी कि भगवान ने उसे ये खूबसूरत सा तोहफा दिया है, वरना औलाद ना होने का दुख उनसे पूछो जो औरत कभी माँ ही नहीं बन पाती। पर मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे भगवान ने माँ बनने का सुख दिया, और मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है कि उसने एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया है। अब उसने भी ठान लिया था कि घर जा करके संतोष से आमने सामने बैठ करके बात करेगी वो। पर अभी इसके लिए भी वक्त था, क्योंकि सुनैना ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था, जिसके लिए उसे कुछ दिन अभी अस्पताल में ही रुकना था। 3-4 दिन हो गए, और जब सुनैना और बच्ची दोनों ही ठीक थे तो डॉक्टर ने भी सुनैना को घर जाने की अनुमति दे दी। पर उसने जाते जाते सुनैना से कहा कि वो अपना और अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखे, क्योंकि उसकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम इसलिए हुई थी कि सुनैना ने अपने लास्ट दिनों पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, जो उसके और होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने सुनैना को साफ साफ मना किया था कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेस ना ले, और समय समय पर अपना और अपनी बच्ची का चेकअप करवाती रहे। सुनैना ने भी ये सोच लिया था कि अब किसी के लिए भी वो अपनी बेटी को कष्ट नहीं होने देगी। शायद सुनैना ने जो हिम्मत एक पत्नी हो करके नहीं कर पाई थी, वो माँ बन करके उसने दिखाई थी। अब आगे क्या होने वाला था ये अब सुनैना के घर जाने के बाद ही पता चलने वाला था। सुनैना घर पहुंची तो उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से बैंड बाजे के साथ किया गया। उसे भी अपनी बेटी के लिए ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। बस इस खुशी में कमी थी तो संतोष की, जो अपनी 4 दिन की हुई बच्ची को भी देखने अपने कमरे में नहीं आया था। संतोष की माँ, पिता और बाकी सबको भी संतोष की इस हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। छोटा बच्चा होता तो डांट करके अपनी बात मनवा लेते, पर जो खुद ही बच्चा पैदा करने लायक हो उसे कोई भला क्या ही कह सकता है। हालांकि दादी ने संतोष को समझाने की कोशिश की थी कि जब सुनैना अस्पताल में थी तो
पर वो भी जानती थी कि संतोष नहीं समझने वाला है। और अब सुनैना की पूरी हालत का दोषी दादी खुद को मान रही थी। सुनैना का कमरा ऊपर था, इसलिए सीढ़ियों से चढ़ करके जाना पड़ता था और डॉक्टर ने सुनैना को कुछ दिन के लिए इन सब के लिए मना किया था। इसलिए सुनैना कुछ दिनों के लिए दादी के ही कमरे में थी और संतोष से बात करने का मौका फिर सुनैना के हाथ से निकल गया। अब संतोष भी सुनैना से नजरें चुराने लगा। ओ अब कब आता और कब जाता इसकी खबर सुनैना को भी नहीं पड़ने देता। बढ़ते वक्त के साथ सुनैना की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो बस जल्द से जल्द संतोष से बात करना चाहती थी, पर संतोष उससे मिलना ही नहीं चाहता था। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और अब सुनैना को भी अस्पताल से घर लाए 10 दिन बीत चुके थे। सुनैना की सास ने कहा कि अब बच्ची का नामकरण कर देते हैं, जिस पर सुनैना ने भी अपनी सहमति जताई, पर यह बात अभी तक संतोष से नहीं की गई थी। वैसे भी सुनैना को पता था कि जब संतोष ने इस बच्ची को अपनाया ही नहीं है तो इसके नामकरण के लिए भी नहीं आएगा और फिर मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। सुनैना अगर चाहती तो सारे घर वालों के सामने संतोष को भला बुरा और जो भी वो कहना चाहती थी वो कह करके सब कर सकते थे, पर सुनैना किसी एक की वजह से पूरे घर वालों को तनाव नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इन सब में घर वालों की क्या गलती थी। इसलिए सुनैना ने ये बात अपने और संतोष के बीच तक ही सीमित रह करके करने का फैसला किया और सही मौके का इंतजार करने लगी। सुनैना की बेटी का नामकरण भी हो गया और उसका नाम सनाया रखा उसकी बुआ शिवानी ने। सबको नाम बहुत पसंद आया। सुनैना को वैसे उम्मीद नहीं थी कि संतोष अपनी बेटी के इस खास दिन में आएगा, पर वो आज था, लेकिन हो करके भी वो नहीं था। वो बस नाम मात्र का वहां पर मौजूद था, जिससे बाहर के लोग बातें ना बना सके। पर उसने एक बार भी ना अपनी बच्ची को देखा, ना किसी भी काम में अपनी खुशी जाहिर की। खुशी का माहौल था, सब नाच गा रहे थे, सबका ध्यान इधर उधर हो गया और सुनैना की भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो भी सनाया के बगल में बैठी हुई थी। इसी बीच सुनैना को बहुत तेज प्यास लगी। उसने सोचा सब नाचने गाने में व्यस्त हैं तो क्यों एक गिलास पानी के लिए इनको डिस्टर्ब करूं, मैं खुद ही ले लेती हूं। और वो सनाया को वहीं पर छोड़ करके चली गई। संतोष भी सनाया के दूसरी तरफ बैठा था, पर वो एक नजर भी सनाया की तरफ नहीं देख रहा था। वो तो बस अपना वक्त काट रहा था कि ये सब खत्म हो तो वो यहाँ से जाए। इसी बीच एक लड़की की चुनरी नाचते नाचते सनाया के ऊपर जा गिरी और सनाया का पूरा चेहरा उस चुनरी से ढक गया और सांस ना ले पाने की वजह से वो अपने हाथ पैर छटपटाने लगी और गाने का वॉल्यूम इतना तेज था कि उसके रोने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। पर बगल में ही संतोष बैठा हुआ था सनाया के, पर उसने एक बार भी ये नहीं देखा कि सनाया ठीक है या नहीं। सुनैना जैसे ही किचन से पानी पी करके आई तो उसने देखा कि सनाया सांस ना ले पाने की वजह से तड़प रही है। वो तुरंत ही भाग करके आई और उसने सनाया के चेहरे से चुनरी हटाई और उसको अपने सीने से लगा लिया। सुनैना के आने से संतोष का ध्यान भी अब सनाया की तरफ गया और उसने सुनैना से पूछा कि क्या हुआ। सुनैना को संतोष की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने ना जगह देखी ना अपना पत्नी धर्म, सीधे संतोष को थप्पड़ जोर से मार दिया, जिसकी आवाज से सबका नाचना गाना बंद हो गया और सब आश्चर्यचकित हो करके सुनैना और संतोष की तरफ देखने लगे। सुनैना का थप्पड़ संतोष के गाल पर ऐसा पड़ा कि वो अपने गाल पर हाथ रख करके सुनैना को बस देखता रहा और वहां से बिना कुछ बोले ही ऊपर अपने रूम की तरफ आ गया और उसके पीछे पीछे सुनैना भी चली गई। क्या हुआ किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पर सुनैना ने संतोष को एक थप्पड़ मारा ये सब ने बड़े अच्छे से देखा था। ऊपर आकर के संतोष को लगा कि वो अपनी तानाशाही सुनैना पर बड़े आसानी से चला लेगा, पर संतोष एक पत्नी से नहीं बल्कि एक माँ से रूबरू होने वाला था। सुनैना जैसे ही ऊपर आई तो संतोष उस पर भड़क गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की,
तुम भूल गई क्या कि मैं तुम्हारा पति हूँ। सुनैना ने कहा कि मैंने ये थप्पड़ अपने पति को नहीं बल्कि उस पिता को मारा है जो अपने ही जन्मी बेटी को अपनी औलाद नहीं मान पा रहा है। उस पिता को थप्पड़ मारा जिसके सामने उसकी बेटी कुछ सांसों के लिए तड़प रही थी, पर वो पिता उसे बचा नहीं रहा था। मैंने थप्पड़ उस पिता को मारा जो एक बेटा और बेटी के होने पर फर्क करता है, जिसके खुद की एक बहन है। सुनैना के मुंह से ये जवाब सुन करके तो आज संतोष भी घबरा गया कि कहीं आज मैंने कुछ भी ऐसा कहा जो इसकी बेटी के लिए सही नहीं था, तो कहीं आज ये मेरा कत्ल न कर दे। और तभी नीचे से भागी भागी शिवानी आई। उसने संतोष और सुनैना दोनों को ही घबराती हुई आवाज में कहा कि दादी नीचे अचानक से बेहोश हो गई हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। संतोष और सुनैना ने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी और दादी के पास भाग करके गए। दादी को जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया, पर सुनैना और बाकी सारी औरतें घर पर ही थी। सुनैना ने अपनी सास से पूछा कि दादी को यूं अचानक से क्या हो गया। सुनैना की सास का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने जोर से सुनैना को चिल्ला करके कहा कि उन्हें अचानक से कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। सुनैना हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी। सुनैना की सास ने कहा कि तूने सारे लोगों के सामने अपने पति पर हाथ उठा दिया। उसका सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। भगवान से मना कि उन्हें कुछ ना हो, वरना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सुनैना को अब अपनी सास पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आज अपनी सास को भी जवाब देने से पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि आपके बेटे को एक थप्पड़ क्या मार दिया तो आप मुझ पर इतना बरस पड़ी, और आपका बेटा जो मेरी तड़पती हुई बेटी को एक बार भी उसे देख ना सका, उस पर ध्यान नहीं दे सका, उसकी इस हरकत से आज मेरी बच्ची अपना दम तोड़ देती, तो मैंने थप्पड़ मार करके क्या गलत किया। आप भी माँ हैं और मैं भी अब माँ हूँ, तो फिर अगर गलत मैं हूँ तो गलत आप भी कर रही हैं मुझ पर गुस्सा करके। सुनैना का ये जवाब सुन करके आज तो सुनैना की सास की भी बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनैना का ये रूप देख करके पूरा ससुराल ही आश्चर्य में था कि आखिर इसे क्या हुआ है। थोड़ी देर में संतोष के पिताजी का कॉल आया और उन्होंने संतोष की मां को बताया कि सुबह से कुछ ना खाने की वजह से दादी को चक्कर आ गया था और अब वो ठीक हैं, पर बहुत ही कमजोर हो गई हैं, तो उनको 1-2 दिन यहीं अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ेगा। अब सुनैना की सास से गलती ये हुई कि उसने फोन स्पीकर में रखा हुआ था। जब संतोष के पिता दादी के चक्कर आने की वजह बता रहे थे, जिससे सब लोगों ने सुन लिया था कि संतोष की मां ने जो इल्जाम सुनैना पर लगाया था वो सब गलत था। दादी खुद की लापरवाही से बेहोश हुई थी, ना कि सुनैना की वजह से। पर फिर भी जो सुनैना ने किया था उसके बाद सबका व्यवहार सुनैना के लिए बदल गया था। कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था और उसे भी ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। एक तो वैसे भी संतोष का उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था और अब ससुराल वाले भी उसे नापसंद करने लगे थे। अब सुनैना का इस घर में दम घुटने लगा था। सुनैना अब धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगी और साथ ही अब अपना बचा हुआ वक्त वो अपनी बेटी सनाया के साथ बिताने लगी। 2 दिन बीत गए और अब दादी भी घर आ चुकी थी। सुनैना अभी भी दादी के ही रूम में आ रही थी। उसे अपने रूम जाने का मन ही नहीं करता था और अब वो अपनी बेटी सनाया के साथ दादी का भी ध्यान रखने लगी। पर उसे अभी भी संतोष से खुल करके बात करनी थी, पर उसे खुद बहुत अजीब लग रहा था कि अभी सब दादी की तबीयत से परेशान हैं और अगर ऐसे में मैंने संतोष से अपने और उनके बारे में बात की तो उन्हें कैसे लगेगा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। उन्हें ऐसा लगेगा कि घर पर दादी बीमार हैं, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी संतोष मुझसे प्यार तो करते ही नहीं है, पर स्वार्थी कहलवा करके अपनी इज्जत भी क्यों उनके सामने कम करूं।
कुछ दिन और रुक जाती हूँ, तब तक शायद दादी की तबीयत भी ठीक हो जाए। वैसे भी एक बार मेरे ऊपर दादी के बीमार होने का इल्जाम लग चुका है। अगर मेरे सवाल करने से संतोष और मेरा रिश्ता ज्यादा बिगड़ गया, जिससे दादी को कुछ हुआ, तो कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए कुछ दिन चुप रहना ही ठीक होगा। और फिर सुनैना रोज की तरह सुबह से किचन में जा करके अपना काम करती और बीच बीच में अपनी बेटी सनाया और दादी का भी ध्यान रखती। पूरे घर में सिर्फ दादी जी थी जो सुनैना से अच्छे से बात करते थे, उसकी तकलीफ, उसके दर्द को समझते थे। बाकी सब तो सुनैना से कटे कटे रहने लगे। ये सब अब सुनैना के लिए भी बहुत अजीब होता जा रहा था। एक ही घर पर होते हुए भी सब उसके साथ अनजानों की तरह बर्ताव कर रहे थे, और अब उसकी बेटी सनाया को भी कोई ज्यादा लाड नहीं करता था। ये सब अब सुनैना नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। उसने कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने का फैसला लिया। उसने अपनी सास से मायके जाने की बात कही तो सास ने भी कह दिया कि जाओ जहां जाना हो, और जब तक मन करे तब तक वहां ही रहना, यहाँ आना भी मत। और फिर सुनैना दादी का आशीर्वाद लेकर के अपनी बेटी सनाया को साथ लेकर के अपने मायके चली गई। सुनैना अब अपने मायके में थी, पर उसका मन अभी भी उसके ससुराल में था। उसे अभी भी संतोष की जरूरत थी, पर जो कुछ भी उसने संतोष के साथ किया था, उसके बाद वो जानती थी कि संतोष उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस रिश्ते को सुनैना 2 साल से बांध के रखने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक से पल भर में कैसे बिखर गया था। वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। अब तो सुनैना अपने मायके में आ गई थी, और उसकी सास ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अब जब तक मन करे वो अपने मायके में ही रहे। और अब बिना बुलाए खुद से ससुराल चले जाना मतलब अपनी बची हुई इज्जत को भी खो देना। और अगर सुनैना संतोष के बिना बुलाए वापस जाती तो संतोष खुद को सही और सुनैना को ही गलत मानता, और शायद पूरा परिवार भी यही सोचता सुनैना को लेकर के। सुनैना को उसकी माँ ने बहुत समझाया कि तू यहीं फिर से कोई नौकरी कर ले और हमारे पास ही रहा, हमें वहां तुझे नहीं भेजना है। कैसे लोग हैं वो जो अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उनके खुद बेटे की है। सुनैना ने कहा कि जाने दो माँ, मेरी किस्मत में शायद यही था। सुनैना की माँ ने कहा कि तेरी किस्मत में तो ये था, पर तेरी बेटी सनाया का क्या? उनकी किस्मत में तो तुझको ही बनना उसकी किस्मत भी तो तुझको ही बनानी पड़ेगी। सुनैना ने कहा कि माँ, मैं अभी कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। सुनैना अंदर ही अंदर और घुटने लगी। उसे लगा कि उसके जाने के बाद संतोष को उसकी कमी का एहसास होगा और वो कुछ दिनों में उसे वापस लेने आ जाएगा। पर सुनैना को अपने मायके आए हुए 1 महीना बीत गया था, पर उसके ससुराल में किसी ने भी उसकी कोई खबर लेना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि कोई उसकी बेटी सनाया से भी मिलने नहीं आया। सुनैना को अब अपने मायके आने का फैसला गलत लगने लगा। वो सोचने लगी कि और ना जाने कितने गलत फैसले लूंगी मैं, और बाद में उनका भुगतान करना पड़ेगा मुझे। पहले माँ बाप की पसंद से शादी करके संतोष जैसे पति को पाया, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और अब दूसरी बड़ी गलती कर दी, जो अपने ससुराल को छोड़ करके मायके चली आई। अब क्या करूं? क्या छोड़ दूं संतोष को? क्या तलाक के कागज भेज दूं? पर क्या मैं अपने ससुराल और अपने पति के बिना रह सकती हूँ? मेरे पति ने मुझसे प्यार नहीं किया है, पर मैंने तो सिर्फ उन्हीं को ही चाहा है। भला मैं उनसे अलग कैसे रह सकती हूँ? सुनैना अब बहुत ज्यादा सोचने लगी, इतना कि धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपनी जिंदगी का फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। उसने अपनी जिंदगी की 2 फैसले किए थे, और वो भी गलत। तो अब उसे फैसला लेने में भी बहुत डर लग रहा था। एक दिन उसकी माँ से रहा नहीं गया, और उसने ना चाहते हुए भी सुनैना से ये बात कह दी कि बेटी, अगर तो बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सुनैना ने कहा कि अब किसी बात का बुरा नहीं लगता है माँ, कहो जो भी कहना है। सुनैना की माँ ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संतोष का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा हो।
जिस वजह से वो तुझे नापसंद कर रहा हो। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है बेटा, जब पति अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते तो उसके दिल में कोई और ही सांस ले रहा होता है। भगवान ना करे कि ऐसा सच हो, पर जिस तरह से तूने संतोष के बारे में बताया तो ऐसा ही लगता है कि उसने शादी तो तुझसे कर ली है अपने माँ बाप और घर की इज्जत बचाने के लिए, पर वो तुझे अब अपना नहीं पा रहा है। क्या तुझे कभी ऐसा लगा कि वो किसी से छिप छिप करके मिलता हो, या कभी भी कुछ ऐसा देखा हो जो तुझे संतोष के बारे में अजीब लगा हो? सुनैना ने कहा कि नहीं माँ, जहाँ तक मैंने संतोष को समझा है वो चरित्र के ऐसे नहीं हैं, और वो ज्यादा घर में ही रहते ही कहाँ हैं। सुबह जल्दी ही कोर्ट के वक्त पर निकलना और शाम को सीधा 8 बजे घर आते हैं और फिर आ करके अपनी बुक पढ़ करके सो जाते हैं। सुनैना की माँ ने कहा कि तू मान या ना मान, पर मुझे तो अब संतोष के चरित्र पर भी शक है। सुनैना ने कहा कि अब मैं क्या करूं माँ, क्या मैं उन्हें तलाक दे दूं? सुनैना की माँ ने कहा कि तलाक तो तू देगी ही, पर पहले पता तो कर कि बात क्या है। सुनैना ने कहा कि क्या करूं मैं, क्या अब उन पर नजर रखूं मैं? पर अगर मैं उनके पीछे पीछे गई और उन्होंने मुझे पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। सुनैना की माँ ने कहा कि तू परेशान मत हो, तेरे मामा का दोस्त भी वकील है, रुक मैं उससे बात करके तुझे बताती हूँ। और इतना कह करके सुनैना की माँ वहां से चली गई। सुनैना वैसे भी जो कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा था उससे कम परेशान नहीं थे कि उसकी माँ ने अब संतोष के बाहरी अफेयर की बात करके सुनैना को और चिंता में डाल दिया था। पर वो जानती थी कि उसकी माँ का कहना भी सही है। अगर एक पति अपनी पत्नी से मतलब नहीं रख रहा है तो पक्का कोई तो बात होगी, और सुनैना अब कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि एक बार ये भी पता चल जाए कि संतोष चरित्र का कैसा है, तो फिर मैं भी किसी निर्णय पर पहुंचूं। वो ये सब अपनी माँ के कहने पर कर तो रही थे, पर भगवान से बार बार यही मना रही थी कि संतोष ऐसे ना निकले, क्योंकि मैं उनकी बेरुखी तो बर्दाश्त कर लूंगी पर उनकी बेवफाई नहीं। सुनैना की माँ ने अपने भाई से बात कर ली थी और उसने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं फिर बताता हूँ कि क्या बात है। सुनैना से तो एक पल नहीं काटा जा रहा था और अब 1 हफ्ते का इंतजार। सुनैना अपनी बच्ची के साथ पूरा दिन तो हंस खेल करके गुजार देते थे, पर रात में उसे संतोष की बहुत याद आती थी। उसे बहुत ही अकेला महसूस होता था। वो बच्चा पैदा करके भी खुद को अधूरा ही महसूस कर रही थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत में पति का प्रेम है ही नहीं। 3 से 4 दिन बीत गए पर सुनैना की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पर एक दिन अचानक से सुनैना के ससुराल से फोन आया। बात करने पर पता चला कि सुनैना की दादी सास की तबीयत फिर से अचानक से बहुत बिगड़ गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। वो सुनैना से मिलने की बहुत जिद कर रही थी। इस वजह से सुनैना को अपने ससुराल वापस आना होगा। ये सुन करके तो जैसे सुनैना के पैरों में पंख लग गए कि उसे अपने ससुराल जाने का मौका मिल ही गया। उसे अपनी दादी सास की तबीयत के लिए बहुत दुख तो था, पर वो अपने ससुराल जाने के लिए न जाने कब से तड़प रही थी। सुनैना ने जल्द ही अपना बैग पैक किया और माँ को सारी बात बता करके वो अपने ससुराल के लिए चली गई। जब वो अपने ससुराल में वापस कदम रखी तो उसको ऐसा लगा कि ना जाने कितने सालों बाद वो अपने घर वापस आ गई है। उसे अब अपना मायका, अपना घर नहीं लगता था। उसे तो अपने पिया का ये आंगन अपना घर संसार लगता था। वो जल्दी ही अपने कमरे में गई, जहां पर सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ करके गई थी। वो अपने कमरे में बैठ करके बहुत देर तक रोती रही। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैं अपना घर छोड़ करके चली गई थी।
फिर उसने अपने आप को संभाला और तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंच करके उसने देखा कि उसकी दादी आईसीयू में एडमिट थे। वो दादी को ऐसी हालत में देख करके बहुत दुखी हुई। अस्पताल में उसकी सास, ससुर और जेठानी भी थे। सुनैना ने सबके पैर छुए पर किसी ने भी ना तो सुनैना को आशीर्वाद दिया और ना ही उससे कोई बात की। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुनैना को अंदर दादी से मिलने के लिए कहा। सुनैना अपनी बेटी सनाया को भी साथ ले करके गई और दादी के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। दादी ने उसे इशारे से अपने पास आने को कहा। सुनैना उनके पास आकर के बैठ गई और उनको देख करके सुनैना के आंसू बहने लगे। फिर दादी ने अपने चेहरे से मास्क निकाला और सुनैना को कहा कि मेरा प्लान कामयाब हो गया ना। सुनैना दादी की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। दादी, मैं कुछ समझी नहीं। दादी ने कहा कि तेरे जाने के बाद मुझे पता था कि इन लोगों में से कोई भी तुझे वापस नहीं बुलाने जाएगा और संतोष को तो मैं बचपन से ही जानती हूँ और मुझे ये भी पता था कि तू भले यहाँ से चली गई थी पर तेरा मन यहीं लगा होगा और तू चाह करके भी नहीं आ पा रही होगी। और मैं भी अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और बेटा, जब आपका पति नहीं होता है ना तो ये बाहर वाले तो क्या आपके खुद घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते, तो भला मैं भी इनकी मर्जी के खिलाफ जा करके तुझे कैसे बुला सकते थे। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता था, खुद को बीमार कर लिया और तुझे वापस बुला लिया। सुनैना ये सुन करके दादी के सीने से लग करके रोने लगी। उसने कहा कि दादी, आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? आपकी जान भी जा सकती थी इन सब में। दादी ने कहा कि वैसे भी अब ये बूढ़ा शरीर किसी काम का नहीं है, कम से कम तेरे काम तो आ जाता। सुनैना ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है दादी कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। शायद आपका ये एहसान मैं अगले जन्म में भी ना चुका पाऊँ। दादी ने कहा कि मैं तेरी पीड़ा अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सह रही है वो कभी मैंने भी सहा है। फिर सुनैना ने दादी को सनाया से मिलवाया और फिर दोनों ही सनाया के साथ मिलकर के खेलने लगे। सुनैना ने कहा कि अब बस दादी, आपने अपनी मनमानी कर ली, अब घर चल करके मैं आपकी अच्छी से देखभाल करूंगी। इतने में सुनैना के फोन पर उसकी माँ का कॉल आ गया। सुनैना ने माँ का फोन उठाया तो उसकी माँ ने बताया कि संतोष चरित्र का साफ निकला सुनैना, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, ना उसका ऑफिस में, ना बाहर, ना कहीं भी नहीं। मुझे माफ कर सुनैना, मैंने तेरे पति पर शक किया। सुनैना ने कहा कि आप माफी मत मांगिए माँ, आप तो बस मेरा भला चाहते थे और हर माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता होती है और आपने भी बस वही किया, इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि अच्छा ही हुआ ना माँ। मेरे मन को भी तसल्ली हो गई कि भले ही मेरा पति अकड़ू है पर वो मेरे सिवा किसी और को भी अपने करीब नहीं आने दिया, हमारा रिश्ता इतना खराब होने के बाद भी। सुनैना को ये जान करके कि उसके पति के पास दिल नहीं है पर उसका ईमान भी इतना कमजोर नहीं है, बहुत खुश हुई। और अब सुनैना के पास खुश होने की एक नहीं दो वजह थी। पहली कि अब वो अपने ससुराल आ गई थी और दूसरी ये कि उसके पति के चरित्र में कोई कमी नहीं थी। अब वो बहुत खुश थी कि एक बार फिर से वो अपने घर को और अपने पति के साथ के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर सकती है। और तभी उसके सामने संतोष आ गया दादी की दवाइयों के साथ। सुनैना एकदम से संतोष को अपने सामने यूं अचानक से देख करके अपनी खुशी को संभाल नहीं पाई और सबके सामने जा करके संतोष के सीने से लग गई। संतोष के साथ साथ सुनैना की सास, जेठानी, ननद और ससुर सब सुनैना का ये बर्ताव देख करके हैरान रह गए। संतोष ने तुरंत ही सुनैना को धक्का दे करके खुद से दूर किया और अपने पिताजी के साथ दादी के पास चला गया। सुनैना को भी फिर एहसास हुआ कि शायद उसने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी खुशी अपने पति के साथ बांटने की कोशिश में, क्योंकि भले ही उसके पति का चक्कर कहीं बाहर नहीं चल रहा था पर संतोष अभी भी सुनैना से प्यार नहीं करता था। फिर सुनैना के ससुराल वालों को भी सुनैना को 4 बातें सुनाने का एक और मौका मिल गया। जेठानी ने तो सुनैना के मुंह पर कहा कि मुझको आए तो 6 साल हो गए हैं घर में,
पर ऐसी बेशर्मी मैंने तो कभी नहीं की। लगता है माँ जी आपने सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक बेशरम बहू अपने घर लाई हैं। और यहीं से शुरू हुआ सिलसिला बेशरम बहू का। सुनैना अब अपनी बच्ची सनाया के साथ घर आ चुकी थी, क्योंकि सब तो अस्पताल में दादी की देखभाल के लिए थे और सुनैना को घर का काम करने के लिए भेज दिया गया था। सुनैना को भी अपनी इस हरकत के बाद घर आना ही ठीक लगा और वो उतरा हुआ सा मुंह लेकर के घर आ गई। घर पहुंच करके सुनैना सोफे पे थक करके बैठ गई। उसके दिमाग में अभी भी अस्पताल में जो उससे हरकत हुई थी वो उसी के बारे में सोच रही थी। सनाया भी बहुत देर से भूखी थी, तो उसने भी अब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। सुनैना का ध्यान एकदम से सनाया पर गया, जो भूख से तिलमिला रही थी। सुनैना को भी भूख तो बहुत जोर से लगी थी, पर अपनी औलाद के आगे किस माँ को अपना ख्याल रहता है। उसने सोचा कि पहले इसे दूध पिला देती हूँ, फिर कुछ खा लूंगी। सुनैना सनाया को दूध पिलाने लगी और थोड़ी ही देर में सनाया दूध पी करके सो भी गई। सुनैना ने उसे धीरे से सोफे पर लेटाया और खुद जल्दी से भाग करके किचन में जाने लगी कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुनैना भूखी तो पहले से ही थी और सनाया को दूध पिलाते पिलाते उसे अब और भी ज्यादा भूख लग गई थी। पर वो जैसे ही भाग करके किचन के पास पहुंची, वो अचानक ही एक लड़के से टकरा गई और वो दोनों ही नीचे जमीन पर गिर गए। नीचे वो लड़का और सीने से लगी सुनैना उसके ऊपर। अचानक से हुई टक्कर की वजह से सुनैना के बाल भी खुल गए थे। वो लड़का सुनैना की खूबसूरती को देखता ही रहा और उस लड़के की सुंदरता को सुनैना की बड़ी बड़ी काली आंखें, कमर तक लंबे घने काले बाल, ओंठ भी जैसे लाल गुलाब की पंखुड़ियां। ऊपर से सुनैना की हेल्थ अच्छी थी तो उसका चेहरा भी बहुत भरा हुआ था। ये सब देख करके वो लड़का तो बिना पलक झपकाए ही बस सुनैना को देखे जा रहा था। वो लड़का भी कुछ कम नहीं था, अच्छी हाइट, पर्सनालिटी, ऊपर से गोरा चिट्टा, देखने में भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि पीछे से सनाया के रोने की आवाज ने दोनों को होश में ला दिया। सुनैना तुरंत ही उसके ऊपर से उठ करके खुद के कपड़ों को ठीक किया और फिर उस लड़के से माफी मांगते हुए कहा कि माफ करिएगा, मेरा ध्यान नहीं था, पर आप इस घर में नए दिख रहे हैं, क्या आप अपना परिचय देंगे मुझे? उस लड़के ने कहा कि वैसे ये घर तो मेरा है और नया चेहरा तो आपका भी है मैडम, तो आप अपना परिचय दीजिए पहले। सुनैना को एक तो बहुत जोर की भूख लगे थे, ऊपर से उस लड़के के इस बर्ताव से सुनैना का गुस्सा भी आ गया था। उसने कहा कि ये घर मेरा है, समझे तुम? अपना नाम सीधे से बता रहे हो या घर में बुलाऊं सबको? वो लड़का सुनैना की इस बात पर जोर से हंसा और कहा कि जब घर में कोई है ही नहीं तो बुलाओगी किसे तुम? ये घर तुम्हारा है और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि घर में कोई है भी या नहीं तुम्हारे और मेरे सिवा। सुनैना को उस लड़के की ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, तो उसने कहा कि मेरी बच्ची रो रही है, मैं उसके पास जा रही हूँ। उस लड़के ने सुनैना का रास्ता रोकते हुए कहा, मुझे अपने घर के किचन में यूं अकेला छोड़ करके कहीं मैं कुछ चोरी करके भाग गया तो? सुनैना का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था। एक तो वैसे भी वो बहुत परेशान थे जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हो रहा था, ऊपर से वो बहुत भूखी भी थी, साथ में सनाया भी रोए जा रही थी। वो एकदम से खींच गई और वहीं पर बैठ करके रोने लगी और जोर जोर से। सुनैना को ऐसा रोता देख करके वो लड़का बहुत घबरा गया और वो सुनैना के पास जा करके माफी मांगने लगा कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इस तरह मत रो, मेरा नाम संजू है, मैं इस घर का छोटा लड़का हूँ। संजू का नाम सुन करके सुनैना को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का है, पर उसने अभी भी रोना बंद नहीं किया। अब संजू भी परेशान हो गया कि आखिर ये इतना रो क्यों रही है। फिर संजू ने पानी का एक गिलास सुनैना को ला करके दिया तो सुनैना ने एकदम छोटी बच्ची की तरह रोते हुए संजू से कहा कि मुझे भूख लगी है।
संजू को लगा कि उसको सुनने में कोई गलती हुई है, तो उसने कहा कि क्या कहा तुमने? सुनैना ने फिर उससे रोते हुए कहा कि मुझे भूख लगी है बहुत। संजू ये सुन करके हंस पड़ा। फिर उसने सुनैना को सनाया के पास सोफे पे बैठाया और उसके लिए भाग करके किचन में गया कुछ खाने के लिए लेने। सुनैना ने भी अब सनाया को चुप कराने में लग गई, पर ना सनाया का रोना बंद हो रहा था और ना ही सुनैना का। संजू अपने साथ खाने के लिए बटर ब्रेड ले करके आया और सुनैना को अपने हाथों से जल्दी ही खिलाने लग गया। सुनैना संजू की इस हरकत को देख करके हैरान रह गई। क्या सच में एक औरत के आंसू में इतनी ताकत होती है कि वो एक लड़के से ये सब भी करवा सकती है? उसने भी संजू के हाथ से बटर ब्रेड खा ली और उसे वो खा करके बहुत अच्छा लगा और उसकी भूख और आंसू दोनों ही शांत हो गए। फिर उसने संजू की तरफ देख करके कहा कि मुझे सनाया को दूध पिलाना है, तो क्या तुम? संजू ने कहा कि तो क्या मैं उसे अब अपना दूध पिलाऊं? सुनैना ने उसे डांटते हुए कहा कि छी, तुम क्या बोल रहे हो ये सब? संजू ने कहा कि तुमने ही तो कहा कि तुमको सनाया को दूध पिलाना है, तो मैं। सुनैना ने कहा कि मुझे दूध पिलाना है अपना, ना कि तुम्हारा। संजू ने कहा तो पिलाओ ना, क्या अब मुझसे इजाजत करके पिलाओगी तुम? सुनैना ने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? संजू ने फिर कहा कि क्यों, दूध पिलाने में दिमाग की भी जरूरत होती है? सुनैना ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तब ना मैं उसे दूध पिलाऊंगी। संजू ने कहा कि तुमको अपनी बच्ची को दूध पिलाना है, तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अच्छा, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बच्ची के साथ कहीं मैं भी ना तुम्हारा दूध? संजू आगे बोलने ही वाला था कि सुनैना ने अपने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा तो वो चुप हो गया और दांत निकालते हुए कहा कि अरे कुछ भी नहीं, मैं ही जाऊंगा यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। और मैं चला गया। संजू की इस हरकत से सुनैना पल भर ही पर उसके चेहरे पर इस्माइल तो आई। फिर वो सनाया को दूध पिलाते पिलाते सोचने लगी कि संजू से बात करके कितना अच्छा लगा, पल भर की नोक झोंक इसके साथ करके कितना अच्छा लगा। यकीन नहीं होता कि ये संतोष का भाई है सगा। एक ही माँ के जन्मे दो औलादों में कितना अंतर है। एक अकड़ू और पत्थर दिल और दूसरे को देखो कितना खुश मिजाज, खुद के साथ साथ दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। सनाया भी दूध पीते पीते सो गई। घर में भी संजू और सुनैना के सिवा कोई भी नहीं था, सब दादी के ही पास थे। सुनैना के वापस लौट आने के बाद उसकी जेठानी और ननद काम से बचने के लिए अस्पताल में ही बैठे थे। सनाया के सोने के बाद अब सुनैना फिर से संजू को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते वो बाहर चली गई जहां पर संजू किसी से फोन पर बात कर रहा था। सुनैना जैसे ही थोड़ा संजू के करीब गई तो उसने संजू को किसी को जान लव यू टू जैसे बात करते हुए सुना और वो वहीं से दबे पैर वापस लौट करके जाने लगी कि तभी उसके हाथों की चूड़ियां खनखना उठी और संजू का ध्यान सुनैना की तरफ चला गया। उसने तुरंत ही फोन काटा और सुनैना को ब्यूटीफुल कह करके बुलाने लगा। सुनैना ने भी पलट करके देखा तो उसके सिवा और कोई नहीं था। वो भी आश्चर्य से संजू की तरफ देखने लगी कि वो किसे ब्यूटीफुल कह रहा है। संजू जब उसके पास आया तो कहता है कि तुम खूबसूरत, लड़कियों की यही समस्या है, जानती हो कि लड़का तुम्हें बुला रहा है सामने से पर भाव खाना छोड़ती नहीं। सुनैना ने कहा कि तुम क्या मुझे ब्यूटीफुल बोल रहे थे? संजू ने कहा कि नहीं, हवा को बोल रहा था जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। सुनैना ने संजू की इस बात पर मुंह बना लिया। तब संजू ने कहा कि जब तुम्हारे सिवा यहाँ कोई है ही नहीं तो मैं किसे कहूँगा? तब सुनैना ने संजू से कहा, तुम मुझे सच में ब्यूटीफुल बोल रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? संजू ने कहा कि तुम लड़कियों की ये ना दूसरी बड़ी समस्या है कि तुमको एक बार की तारीफ में यकीन ही नहीं होता। अगर तुम्हें और तारीफ सुनना है तो आओ बैठो मेरे साथ, एक गजल लिख देता हूँ तुम पर। संजू की बातों से अब सुनैना थोड़ा थोड़ा शर्माने लगी। आज पहली बार किसी ने सुनैना की इतनी तारीफ की थी और उसे हंसाया था। थोड़ी बातें होने के बाद संजू ने कहा कि वैसे तुम कौन हो?
सुनैना ने हंसते हुए कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मजाक कर रहे हो ना तुम। संजू ने कहा कि अच्छा, जब मैं इस घर का लड़का हूँ तो तुमने मुझे नहीं पहचाना, तब तुम तो बाहर की हो, भला मैं कैसे पहचानूंगा। सुनैना ने कहा कि अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे संतोष भैया की धर्म पत्नी और तुम्हारी भाभी हूँ। संजू सुनैना की इस बात पर उसे घूर करके देखा। सुनैना ने कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। संजू ने कहा कि सोच रहा हूं कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे। सुनैना ने कहा कि क्या कहा तुमने। संजू ने कहा कि कुछ नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा है कि संतोष भैया को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। कर्म तो उनके अच्छे हैं नहीं, शायद अरेंज मैरिज का कमाल है, जिसे सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, उसे किस्मत में भी लोग पा ही जाते हैं। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके अरेंज मैरिज कर लूं और कोई तुम जैसी ढूंढ लूं। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भाभी हूं और भाभी माँ समान होती है, तो आप करके बात करो। संजू ने कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की को मैं अपनी माँ बना लूं, इसके लिए तो भगवान भी माफ नहीं करेगा मुझे। मेरे लिए तो तुम मेरी नैना हो आज से। सुनैना ने संजू के मुंह से अपने लिए एक अलग सा नाम सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे संतोष की याद आ गई। संतोष से कोई एक ऐसे ही नाम की उम्मीद करती थी। सुनैना ने कहा कि तुम तो शायद मेरी शादी में भी नहीं आए थे, फिर आज यहाँ अचानक। संजू ने कहा कि दादी की तबीयत खराब थी, मुझे लगा कि वो मुझे देखे बिना ही ना चली जाएं, इसलिए यहाँ आ गया। और जब भैया की शादी हो रही थी तो मेरे एग्जाम थे, तो मैंने एक दो बार माँ से कहा भी, पर भैया के इतने रिश्ते टूट चुके थे कि लग रहा था कि कहीं ये रिश्ता भी ना टूट जाए, इसलिए सबने शादी करना ही सही समझा। संजू के मुंह से ये सुन करके सुनैना को थोड़ा अजीब लगा कि संतोष के रिश्ते टूट चुके थे, पर क्यों। सुनैना संजू कुछ पूछती इसके पहले सनाया के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुन करके सुनैना और संजू भाग करके सनाया के पास गए तो उन्होंने देखा कि सनाया सोफे से नीचे गिर चुकी है। ये देख करके सुनैना तो थोड़ा डर गई, पर संजू भाग करके सनाया के पास गया और उसे गोद में उठा करके बहुत ही ज्यादा प्यार से पुचकारने लगा और सुनैना को गुस्से से डांटने लगा कि कैसी माँ हो तुम, इतनी छोटी बच्ची को ऐसे छोड़ करके चली गई थी। ये तो अच्छा है कि इसे ज्यादा चोट नहीं आई। और फिर वो सनाया के साथ खेलने लगा, जिससे जल्द ही सनाया भी अपना दर्द भूल गई और संजू के साथ हंसने लगी। बच्ची की इतनी चिंता देख करके सुनैना को यकीन नहीं हो रहा था कि ये संतोष का भाई है। जो संतोष अपनी सगी औलाद को सिर्फ बेटी होने की वजह से एक आंख नहीं देख सकता, वही दूसरी ओर उसका ही छोटा भाई अपने भाई की औलाद को बिना किसी बेटा या बेटी में फर्क किए उसका इतना ध्यान रख रहा है। सुनैना को ये सब देख करके बहुत अच्छा लगा कि कोई इस घर में है जो उसकी बेटी को उसी की तरह मानता है। फिर सुनैना सनाया को ले करके अपने रूम में जाने लगी। संजू ने कहा चलो आज भाई का कमरा भी मैं देख लेता हूँ कि ये अकेले अकेले करता क्या है। सुनैना संजू के साथ बहुत कंफर्टेबल थी तो उसे भी संजू के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। वो संजू में एक दोस्त को देख रही थी जो उसको खुश करने की हर कोशिश में था। सुनैना और संजू दोनों ही कमरे में पहुंच गए जहां पर सिर्फ संतोष की ही बुक और चीजें थी। वहां पर सुनैना भी रहती है ये तो पता ही नहीं चल रहा था। संजू ने कहा कि इस कमरे में शादी की कोई फोटो क्यों नहीं लगाई है तुमने, और शादी के बाद भी सिर्फ भैया की ही हर चीजें हैं यहाँ, तुम्हारा वजूद कहाँ है। सुनैना को भी अब संजू की बातें सुन करके थोड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। सुनैना ने कहा कि वो तुम्हारे भैया को ये सब पसंद नहीं है इसलिए। तभी संजू ने कहा कि उन्हें पसंद नहीं तो क्या तुम्हें भी पसंद नहीं है, कैसी लड़की हो तुम। सुनैना ने कहा कि अच्छी पत्नी हूँ मैं बस। संजू जोर से हंसा। सुनैना ने गुस्से से पूछा कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अच्छी पत्नी नहीं लगती हूँ। संजू ने कहा अच्छी पत्नी का तो पता नहीं, पर आलसी बहुत हो तुम। सुनैना ने कहा कि मैं तुम्हें आलसी कहाँ से दिख रही हूँ। संजू ने कहा कि तुम पत्नी हो, पत्नी समझती हो
कि कितनी बड़ी पावर होती है। अगर एक पत्नी चाह लेना तो अपने पति को कुत्ता बना देती है, और तुम भैया को अपना पति भी नहीं बना पाई। संजू की इस बात से सुनैना थोड़ी दुखी हो गई। संजू को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसने कहा कि वैसे गलती तुम्हारी नहीं है नैना, मेरा भाई ही ऐसा है, बड़ा पकाऊ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने बाकी लड़कियों की तरह ना क्यों नहीं बोला मेरे भाई को देख करके शादी कैसे कर ले। सुनैना ने कहा कि वो मैंने तुम्हारे भाई को शादी के पहले ना तो देखा था और ना ही मिली थी। संजू ने कहा कि क्या? अच्छा, तभी समझ में आया कि तुमने भैया को शादी के लिए हाँ क्यों कहा, वरना एक बार भी मिली होती ना तो 12 लड़कियों की तरह तुम भी ना बोल देती। और फिर संजू हंसने लगा। सुनैना ने कहा कि 12 लड़कियों ने संतोष को ना किया है, पर क्यों? संजू ने कहा कि शादी करने के बाद तुम्हें एक बार भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ है क्या? सुनैना संजू के इस सवाल से अपना सिर नीचे कर ले। संजू ने कहा, तो बस यही वजह थी। जब भी भाई की शादी किसी लड़की के साथ सेट होती तो वो लड़के से मिलने की जिद करती, पर मेरा भाई ठहरा अजीबो गरीब इंसान, लड़की मिलने के 5 मिनट बाद ही ना बोल देती। और तुम ठहरी आलसी, सोचा कि कौन मिले, कौन इतने तैयार हो, कौन इतनी मेहनत करे, चलो सरकारी नौकरी वाला लड़का है, शादी कर लेते हैं, और अब भुगत रही हो। सुनैना ने कहा कि मैंने नहीं, पर मेरे पापा और माँ ने देखा था, उनके पसंद करने के बाद ही मैंने संतोष से शादी के लिए हाँ कहा था। तो क्या अपने माँ पापा की पसंद से शादी करना सही नहीं है? संजू ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि माता पिता की पसंद से शादी करना गलत है या सही नहीं है, पर तुम ही बताओ हमारे माँ पापा किस जमाने के हैं? पुराने ना। और पुराने जमाने में क्या होता था कि जब जहाँ शादी कर दी वहीं अब मरते दम तक रहना है, चाहे पति मारे पीटे या कुछ भी हो जाए, पर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना है। और पहले जमाने की लड़कियां भी ऐसी ही होती थे कि हर हालातों में रह लेती थे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, तो अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था, और अगर पता भी हो तो पैसे से हार जाती थी। इसलिए वो अपना जीवन अपने पति से दब करके और झुक करके काट देती थी। और तुम बताओ, क्या आज भी एक पढ़ी लिखी और कमाती हुई लड़की ये सब बर्दाश्त करेगी? और आज की लड़कियों के भी जज्बात होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी खुल करके जीना चाहती हैं, पति के साथ रोमांस करना चाहती हैं, बाहर घूमना चाहती हैं, शॉपिंग करना चाहती हैं। अरे कितना कुछ है उनके पास करने को, और हर किसी का नजरिया अलग होता है। अब माँ बाप सोचते हैं कि लड़का अच्छा कमाता है, परिवार भी अच्छा है, चलो बिटिया सुखी रहेगी, शादी कर देते हैं। पर एक लड़की क्या सोचती है कि उसका पति देखने में अच्छा हो, खुली सोच का हो, जैसे वो सोचती है वैसा वो सोचे, तब तो जा करके लड़की कहीं सुखी होती है। तो तुम ही देखो, खुश तो एक लड़की ही हो रही है ना, पर अलग अलग नजरिए से। तो अगर कोई लड़की अपने माँ पापा की पसंद से भी किसी लड़के से शादी करना चाहती है तो करे, पर उस लड़के को जांच परख करके, अंधी हो करके नहीं। और फिर संजू ने कहा कि अभी तुम खुद को ही देखो, तुमने अपने आप को पूरी तरह से अपने पति के हिसाब से ढाल लिया है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तुमने इस रूम में अपने होने का एक भी वजूद नहीं रखा है, तो सोचो कल को तुम्हारी बेटी जब तुम्हें ये सब देख देख करके बड़ी होगी तो वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगी और अपना वजूद शादी के पहले ही खो बैठेगी। वो इसके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी वही करते हैं जो बचपन में अपने माँ बापा को करते हुए देखते हैं, और खास करके कि माँ को, क्योंकि पिता तो 9 घंटे के लिए बच्चे से दूर होता है, पर वो पत्नियां जो गृहिणी होती हैं वो 24 घंटे अपने बच्चों के पास होती हैं। तो ज्यादातर बच्चे अपनी माँ को ही फॉलो करते हैं। और फिर इतने में नीचे से सुनैना की जेठानी की आवाज आने लगी, संजू को आवाज देते हुए, और फिर संजू वहां से चला गया। पर इतनी नई विचारधारा को सुनैना के दिमाग में डाल गया। संजू तो चला गया था, पर सुनैना अभी भी संजू की ही बातों के बारे में सोच रही थी।
सुनैना पर अब संजू की बातों का असर करने लगी थी। आज पहली बार किसी ने सुनैना की खुल करके तारीफ की थी। शादी के पहले सुनैना की जिंदगी में कोई था नहीं जो उसको उसकी खूबसूरती का एहसास दिला सके, और शादी के बाद संतोष मिला जिसने कभी भी सुनैना की खूबसूरती को ध्यान से देखा ही नहीं। और पति से प्यार ना मिल पाने की वजह से सुनैना को भी ऐसा लगने लगा कि शायद वो ही इतनी खूबसूरत नहीं है जिसकी वजह से उसका पति उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पर आज पहली बार जब संजू ने उसे बताया कि हर लड़की संतोष को रिजेक्ट कर देते थे, तब जाकर के उसे एहसास हुआ कि वो कमी खुद सुनैना में नहीं बल्कि कमी का बादशाह तो संतोष है। अरे अब वो भी पछता रही थी कि काश एक बार मैंने माँ पापा को कहा होता कि वो संतोष को देखना चाहती है या सिर्फ मिलना चाहती है। शायद आंख बंद करके भरोसा करने का परिणाम यही होता है। लेकिन अब क्या फायदा, संतोष तो अब मेरे पति बन चुके हैं। और तभी सुनैना कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में गई, जहां पर बहुत बड़ा शीशा था, जहां पर आज पहली बार सुनैना की नजर गई और उसने खुद को बहुत ध्यान से देखा। शायद शादी की पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सुनैना ने शीशे में ऐसे खुद को देखा होगा, क्योंकि जैसे ही सुनैना इस घर में दुल्हन बन करके आई थी, उसी दिन से संतोष के रवैये ने उसे बहुत उलझा करके रख दिया था, जिसकी वजह से उसने कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन आज पहली बार संजू की तारीफ करने के बाद सुनैना को अपनी खूबसूरती का एहसास हो रहा था। उसने बहुत ही ध्यान से और बहुत देर तक खुद को शीशे में निहारा और खुद की खूबसूरती को भी पहचाना। आज जो एहसास सुनैना को हो रहा था वो कुछ अलग और बहुत ही खास था। फिर सुनैना के घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी भी थी, जिसे मन अच्छा हो या ना फिर भी निभानी तो पड़ती ही है। फिर सुनैना जल्दी ही तैयार होकर के नीचे किचन में घुस गई और अपनी जेठानी के साथ रात के खाने की तैयारी करने लगी। बाहर हाल में बैठा बैठा संजू अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, पर सुनैना उसे चोरी चोरी अपनी जेठानी की नजरें बचा करके देख रही थी, ये जानते हुए कि उसकी जेठानी उससे बात नहीं करना चाहती। फिर भी सुनैना ने बहुत हिम्मत करके उससे पूछा कि भाभी, ये संजू क्या बहुत दिनों बाद घर आया है? भाभी ने सुनैना को घूर करके देखा, पर अब जवाब तो उसे देना ही था, तो बड़ी बेरुखी आवाज में उसने कहा कि हाँ, 5 साल में आया है, अपनी पढ़ाई पूरी करके अब बस उसकी नौकरी का इंतजार है। फिर उसके बाद उसकी भी शादी कर दी जाएगी और एक देवरानी हमारे घर आ जाएगी। पर भगवान करे वो तुम्हारी तरह बेशर्म ना हो, जो 4 समाज में अपने पति पर हाथ उठाए। सुनैना को ये सुन करके बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि थप्पड़ तो उसने मारा ही था संतोष को, जिसकी आवाज आज भी लोगों के कानों में गूंज रही थी। सुनैना संजू के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, पर भाभी के इस रवैये के बाद उसे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर रात तक सब घर आ गए फ्रेश होने और खाना खाने। अब बारी तो सुनैना की दादी के पास अस्पताल जाने की थी, तो उसने भी जल्दी ही सबको खाना दिया और खुद भी खाने लगी और अपनी बच्ची को भी तैयार कर लिया अस्पताल जाने के लिए। जिस पर संजू ने सबके सामने कहा कि आप इतनी छोटी बच्ची को अस्पताल लेकर के क्यों जा रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि अस्पताल एक सही जगह नहीं है इतने छोटे बच्चों को ले जाने के लिए? तो आपको सनाया को यही माँ या बड़ी भाभी के पास छोड़ देना चाहिए। अब सुनैना संजू को क्या बताए कि वो तो अपनी नन्ही सी जान को अस्पताल नहीं ले जाना चाहती, पर इस घर में सुनैना के साथ साथ उसकी बेटी को भी कोई पसंद नहीं करता। सुनैना की जेठानी ने तुरंत ही कहा कि मैं तो बहुत थक गई, मुझसे अब कोई नहीं संभाला जाएगा। और फिर सुनैना की सास ने भी कहा कि मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ सोने। फिर संजू ने संतोष की तरफ देखा, जो सनाया को देख भी नहीं रहा था। फिर सुनैना ने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, मैं दादी और सनाया दोनों का ही ध्यान रख लूंगी। वैसे भी सब थके हुए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। और सुनैना अस्पताल के लिए जाने लगी, तभी संजू ने कहा कि आप अकेले क्यों जा रही हो?
भैया जाएंगे ना आपको छोड़ने। फिर संतोष ने घूर करके सुनैना की तरफ देखा और कहा, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। और फिर बिना सुनैना को देखे और ना ही सनाया को पुचकारे ही अपने रूम की तरफ चले गए। संतोष के इस बर्ताव से संजू समझ गया था कि कोई तो बात है जो मुझे अभी तक नहीं पता है। सुनैना ने संतोष को ये बर्ताव देख करके संजू से कहा कि कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। संजू ने कहा कि आप रुकिए, और वो जल्द ही अंदर गया और उसने अपनी शर्ट पहनी और वो बाइक की चाबी घुमाते हुए बाहर आया और उसने सुनैना को कहा कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतनी रात को आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। सुनैना ने उससे कहा कि तुम रहने दो, अभी तक तुमने खाना भी नहीं खाया है, तो तुम घर पर रुको, मैं चली जाऊंगी। संजू ने सनाया को गोद में लिया और कहा कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी चलो, दादी अकेले हैं वहाँ। संजू का सुनैना के लिए यूं सबके सामने स्टैंड लेना उसके दिल को छू गया। वो यही स्टैंड संतोष में अपने लिए चाहती थे, पर संतोष ने कभी भी सुनैना की भावनाओं को समझना तो दूर, उन्हें कभी महसूस भी नहीं किया। लेकिन आज पहली बार संजू ने सुनैना का पति ना होते हुए भी उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें ढलक पड़ी, पर उसने तुरंत ही उन्हें सब से छिपा करके पोंछ लिया और फिर खुश होते हुए बाहर चली गई। संजू ने सनाया को सुनैना की गोद में दिया और बाइक पर बैठ करके उसे स्टार्ट किया और फिर सुनैना से कहा कि आराम से बैठ जाओ और जब बैठ जाना तो बता देना, मैं बाइक चलाना शुरू कर दूंगा। सुनैना को अपने और अपनी बच्ची के लिए इतनी केयर देख करके बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि क्या ऐसा भी कोई करता है किसी के लिए। संतोष के बर्ताव ने सुनैना के दिमाग में केयरिंग लड़कों की जगह ही हटा दी थी। सुनैना को लगने लगा था कि शायद दुनिया के सारे मर्द ही बेदर्द होते हैं, पर संजू से मिलने के बाद अब सुनैना की सोच भी बदल रही थी। ये सब सोचते सोचते सुनैना अब अस्पताल भी पहुंच चुके थे और वो अंदर जाने लगी। तभी संजू ने कहा कि सनाया को तुम मुझे दे दो, क्योंकि अस्पताल में इतनी छोटी बच्ची लेकर के रुकना सही नहीं है, और फिर अगर इसकी तबीयत को कुछ हो गया तो घर में आज जैसे सब ने तुम्हारा साथ बर्ताव किया है तो उसके बाद इसकी कोई देखभाल करना भी नहीं है। सुनैना ने कहा, तो ये कहाँ जाएगी? संजू ने कहा कि अरे मैं हूं ना, मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूं और मैं इसकी देखभाल करूंगा। सुनैना ने आश्चर्य से कहा कि तुम? संजू ने कहा कि मैं क्यों नहीं। सुनैना ने कहा कि तुम तो एक लड़के हो, तुम भला इतनी छोटी बच्ची को कैसे? संजू ने कहा कि लड़का हूं तो क्या हुआ, क्या मेरा लगाव नहीं है बच्ची से? और क्या हम लड़कों के अंदर प्यार और पापा वाली ममता नहीं होती है? यार तुम भी नैना कैसी बात करती हो? तुम जैसी औरतें ही लड़का और लड़की में भेदभाव करती हैं। मैं लड़की ऐसा नहीं कर सकती और लड़के वैसा नहीं कर सकते। अरे लड़का एक माँ और एक लड़की एक बाप दोनों ही एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। सुनैना ने कहा कि अगर इसे रात में भूख लगेगी तो, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ मेरा दूध ही चाहिए होगा। संजू ने कहा कि रात में ये सोते वक्त कितनी बार उठती है? सुनैना ने कहा कि अभी तक तो ये नहीं उठी है, क्योंकि जब इसका पेट अच्छे से भरा होता है तो ये सुबह तक आराम से सोती है। संजू ने कहा कि अभी भरा है इसका पेट। सुनैना ने कहा कि 1 घंटे पहले थोड़ा पिलाया था, पर यहाँ आने की जल्दी से अच्छे से नहीं पिला पाई। तो संजू ने कहा कि एक काम करो, अंदर जाओ और इसको पेट भर करके दूध पिला दो और फिर मुझे ला करके दे दो। मैं इसे लेकर के घर चला जाऊंगा और सुला दूंगा और तुम भी यहाँ आराम से सो जाना। सुनैना को अपने लिए किसी को इतना करते देख करके उसकी आंखें भर आई। संजू ने पूछा कि अब क्या हुआ, रोने क्यों लगी हो यार तुम हर बात पर? सुनैना ने कहा कि सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। संजू ने कहा कि किस बात के लिए? सुनैना ने कहा कि तुमने न सिर्फ मेरी बच्ची सनाया के बारे में सोचा, बल्कि तुमने मेरा भी ध्यान रखा। संजू ने कहा कि इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरे घर के हर सदस्य को करना चाहिए, पर क्या कहूँ मैं, लगता है संतोष भाई के साथ साथ सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि बात क्या है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि चाहे जो भी बात हुई हो
तुम्हारे और संतोष भाई के साथ, उसमें पूरी तरह गलती संतोष भाई की ही होगी। सुनैना को संजू के मुंह से ये सब सुन करके इतनी राहत मिल रही थी कि अगर संजू एक लड़का ना होता तो शायद सुनैना उसके गले लग करके जी भर करके रो लेती। फिर संजू ने कहा कि जल्दी जाओ मैडम अंदर, मैं भी बहुत भूखा हूँ। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।